तिहाड़ जेल में बंद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी आरोप ये लगा रही है कि जेल में अरविंद केजरीवाल का जो वजन है वो घट गया है। एबीपी न्यूज के पास अरविंद केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से दावा यह किया गया है 4 महीने में 3.5 किलो घटा है अरविंद केजरीवाल का वजन। 4 महीने में अरविंद केजरीवाल का वजन घटा है, 3.5 किलो घटा है। ये मेडिकल रिपोर्ट में बात सामने आई है। 1 अप्रैल 2024 को जब केजरीवाल तिहाड़ जेल गए थे उनका वजन 65 किलो था और 10 मई को जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से निकले उनका वजन 64 किलो था। 2 जून को जब केजरीवाल ने जेल में सरेंडर किया तो उनका वजन 63.5 किलो था। 14 जुलाई को केजरीवाल का वजन 61.5 किलो, यानी 1 अप्रैल से 14 जुलाई तक केजरीवाल का वजन 3.5 किलो कम हुआ है। ये अरविंद केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से जो जारी की जाती है वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस समय एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। तो 65 किलो अरविंद केजरीवाल का वजन था 1 अप्रैल 2024 को जब वो तिहाड़ जेल गए थे और इस बीच लगातार तारीखों के साथ बताया गया है किस तरीके से ये वजन कम हुआ है। और अब 14 जुलाई अरविंद केजरीवाल का वजन 61 किलो। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, ये तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उन दावों की काफी हद तक हवा निकालती हुई नजर आ रही है हेल्थ रिपोर्ट। देखिए, बिल्कुल मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट हम देखें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तो बड़े क्लियरली सुपरिटेंडेंट ने जो गृह विभाग को जानकारी दी है और जो इसके साथ मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट चिट्ठी के साथ लगाई गई है उसमें बिल्कुल स्पष्ट बताया जा रहा है कि वजन उतना गिरा ही नहीं है जितना आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता क्लेम कर रहे हैं। और साथ में ये दावा भी किया गया है कि अरविंद केजरीवाल जो खाना उनके घर से खाने के लिए आ रहा है उसको भी नहीं खा रहे। वो डेलिबरेटली इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं कि वो जानबूझ के नहीं खा रहे हैं ताकि उनका वजन कुछ गिरे। इसके बावजूद 2 जून को जब वो जेल में आए हैं, सरेंडर किया उन्होंने, उसके बाद जो वजन उनका 63.5 यानी 63.5 किलोग्राम था वो अभी घट करके 61.5 ही हुआ है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। जो बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं उसको पूरी तरह से ध्वस्त करता है ये मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट। और निश्चित तौर पर इसको लेकर कंट्रोवर्सी होगी, संभव है कि आम आदमी पार्टी भी इस पर पलटवार करेगी। बहुत शुक्रिया आपका आशीष कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता हरीश खुराना जी मौजूद हैं। जरा उन्हीं से जानते हैं। हरीश जी, एक तरफ आम आदमी पार्टी के बड़े दावे और वहीं दूसरी तरफ जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से सामने आई ये अरविंद केजरीवाल की हेल्थ रिपोर्ट, इसमें तो विरोधाभास नजर आ रहा है सर। देखिए, आम आदमी पार्टी की तो आदत बन गई है कि मीडिया के अंदर एक ऐसा बयान दे दिया जाए ताकि सेंसेशन पैदा हो और अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश की जाए। याद करिए, कुछ टाइम पहले तक यही दावे करते थे कि उनका शुगर लेवल बहुत हाई है, उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही और ये साजिश हो रही है। अब उल्टा हो रहा है, अब कह रहे हैं कि शुगर लेवल 50 रह गया है और ये इनका वजन गिर रहा है, तो गंभीर बीमारी है। देखिए, एक शुगर की जो मरीज होता है उनका ये अप एंड डाउन चलता रहता है। जब इंसुलिन अगर लगती है तो कई बार शुगर नीचे आ जाता है। लेकिन इस प्रकार से दिखाना कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया के अंदर सेंसेशन पैदा करने की कोशिश, अपने आप को बेचारा पॉलिटिक्स में जो बेचारा दिखाने की कोशिश है वो है और कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा आम आदमी पार्टी से, तिहाड़ जेल किसके तहत आता है? तिहाड़ जेल आता है दिल्ली सरकार के तहत और दिल्ली सरकार के मुखिया कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो इसका मतलब कोई ना कोई साजिश कोई दिल्ली सरकार के अगर आप कह रहे हैं तो आपके अपने घर में कोई साजिश हो रही है। दूसरा, घर से आपको खाना आता है, घर से आपको डाइट मिलती है, तो इसका मतलब कोई ना कोई अगर आपका वजन कम हो रहा है जो आप कहना चाह रहे हैं और वजन कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आपको जानबूझ के आपको खाना ऐसा दिया जा रहा है कि आपका वजन कम हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साजिश आपके घर से हो रही है, तो बाहर से नहीं हो रही। और दूसरा, अभी सुपरिटेंडेंट साहब ने साफ बोला कि उनका वजन उन्होंने क्लियर कर दिया कि इतना ये जब वो उनको बेल मिली थी तो इतना वजन था। कहने का मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ मीडिया के अंदर सेंसेशन पैदा करना, अपने आप को बेचारा दिखाना और दिखाना कि हमारे साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, यही राजनीति है अरविंद केजरीवाल की सरकार। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से तो बार बार इस बात की आशंका जताई जाती है कि अरविंद केजरीवाल कहीं उन्हें कोई और गंभीर बीमारी ना हो जाए। जिस तरीके के हालात में उनको रखा जा रहा है, ये बड़ी साजिश अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की तरफ से की जा रही है सर।
देखिए कुछ आपको याद होगा, कुछ महीने पहले ये बात उठी थी, मेडिकल बोर्ड भी गठित हुआ, सब कुछ सामने हुई, जांच भी हुई, कोई कुछ सामने नहीं आया। अब भी फिर कह रहे, उस वक्त कहते थे कि उनका शुगर 300 क्रॉस कर गया है, उनकी किडनी फेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही। अब कह रहे हैं कि उनका शुगर 50 करीब रह गया है। भाई साजिश, मतलब इस प्रकार कहने की इनकी आदत है कि हमारे साथ साजिश हो रही है। अरे बाबा, एक मेडिकल टीम गठित है, अरविंद केजरीवाल को देखती है, उनकी जांच हो रही है, कुछ अगर ऐसा होगा तो उनको अस्पताल में दाखिल किया जाएगा। लेकिन आप जो है भ्रष्टाचार के ऊपर जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उसको अपने आप को डाइवर्ट दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम तो बेचारे हैं, हमारे साथ तो वेंडेटा हो रहा है और किसी में मारने की साजिश हो रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे से और अपने आप को बेचारा दिखाने के मुद्दे से यही आम आदमी पार्टी की राजनीति। बहुत धन्यवाद हरीश भाई, एबीपी न्यूज पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हरीश खुराना को आप सुन रहे थे, बीजेपी के नेता हैं और कह रहे हैं कि साहब ये सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति हासिल करने के लिए और आम आदमी पार्टी खुद को मुख्यमंत्री केजरीवाल को बेचारा दिखाने के लिए इस तरीके के प्रपंच रच रही है। आगे बढ़ेंगे, अब बात उस खबर की, फिक्र उन वाकयों की जिनके बाद अब सवाल उठ रहा है, देश का माहौल आखिर कौन बिगाड़ रहा है। विवादास्पद बयान दीजिए, नारेबाजी कीजिए, जिससे हिंदू मुसलमान के बीच टकराव पैदा हो, राष्ट्रभक्तों को तकलीफ होगी तो राम भक्तों को तकलीफ होगी, और जब तकलीफ होगी मराद तो समाज के लोग इस पर अपनी टिप्पणियां व्यक्त करेंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है, जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। आज महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सुवर्ण दिवस म्हणावा लागेल। सर्वच परिसरातून हजारो शिवभक्त अशा वाहनांच्या माध्यमातून विशाळगडाकडे कूच करीत आहेत। देखिए, उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले का मुसाफिर खाना कस्बा, और इस मुसाफिर खाना कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान थाने के ठीक सामने आपत्तिजनक नारे लगाए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। जुलूस में हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है, इस किस्म के नारे लगाए गए। ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस मामले में अमेठी पुलिस ने अब संज्ञान लेते हुए 6 युवकों को हिरासत में लिया है। वायरल वीडियो पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वीडियो में दिख रहे 6 युवक, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आपत्तिजनक नारों को लेकर अमेठी पुलिस का ये एक्शन। तो ये मुसाफिर खाना कस्बा, जहां ये नारे लगाए गए मुहर्रम के जुलूस में, और उसके बाद ये वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। आपत्तिजनक नारों को लेकर अमेठी पुलिस एक्शन में है। 6 युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। थाना मुसाफिर खाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है, जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और अमेठी जिले के मुसाफिर खाना कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान थाने के ठीक सामने ये जो आपत्तिजनक नारे लगाए गए, इसी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। स्वामी परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर हैं मौनी महाराज, उन्होंने इसके पीछे बड़ी साजिश की आशंका जता दी है। उन्होंने सांप्रदायिक दंगे कराए जाने तक की आशंका जताई है। अमेठी जनपद के मुसाफिर खाना तहसील में आज अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा जुलूस निकाला गया। जुलूस में कोतवाली के सामने मुख्य मार्ग पर नारे लगाए गए, हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना पड़ेगा। ये धमकीदार नारे लगाए जाते रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूं। हमें तो लगता है कि राजनीतिक नेताओं का संरक्षण भी नहीं प्राप्त है कि आप इस तरीके से विवादास्पद बयान दीजिए, नारेबाजी कीजिए, जिससे हिंदू मुसलमान के बीच टकराव पैदा हो, राष्ट्रभक्तों को तकलीफ होगी,
तो राम भक्तों को तकलीफ होगी, और ये जब तकलीफ होगी महाराज तो समाज के लोग इस पर अपनी टिप्पणियां व्यक्त करेंगे और उससे नेताओं की रोटी सेकी जाएगी। नेताओं को अपने वोट, अपने सपोर्ट के लिए हमें लगता है इस हिंदुस्तान के को लोग दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं संजय से, ये जो वायरल वीडियो है इसकी जांच करवा ली गई है, कब का ये वीडियो बताया जा रहा है, और अभी तक जो एक्शन पुलिस का सामने आ रहा है कि 6 युवकों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उसमें क्या तस्वीर साफ हो रही है संजय? रोमाना, बेहद संवेदनशील ये पूरा मामला है। कल शाम का ये वीडियो बताया जा रहा है कि मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे थे कुछ युवा और उसी दौरान ये नारेबाजी हुई है। आप सुन सकती हैं किस प्रकार से जो धार्मिक नारे लगाए गए हैं वो मुसाफिर खाना कोतवाली के ठीक सामने लगाए गए हैं। अब इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है, हालांकि पुलिस अपनी ओर से पूरी कार्रवाई कर रही है, वीडियो की जांच कराई जा रही है। अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के FIR दर्ज हुई है। उसमें जिन लड़कों को हिरासत में लिया गया है वो सारे के सारे नाबालिग हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये नारे कहीं उन्होंने किसी के कहने पर तो नहीं लगाए हैं, तो तमाम एंगल से पूछताछ की जा रही है और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी इसका संज्ञान लिया गया है। अमेठी के SP से आला अधिकारियों ने बात की और पूरे प्रकरण को समझा है और ये निर्देश दिए हैं कि इस मामले में पूरी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई हो। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करने का अवसर कोई चूकेगा नहीं रोमाना। अभी जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनकी प्रतिक्रियाएं आने लगेंगी और ये आरोप बड़ा लाजमी है लगना कि कांग्रेस पार्टी ने अमेठी की और रायबरेली की सीटें जीती है, ऐसे में ये माहौल वहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से अभी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना शुरू होंगी और ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो गरमाने वाला है रोमाना। बिल्कुल, सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर अब यहाँ पर राजनीतिक दल किस तरीके से अपनी रोटियां सेकेंगे, ये अभी कुछ ही घंटों में तस्वीर साफ होने लगेगी, जैसे जैसे सियासी प्रतिक्रियाएं हर तरफ से इस खबर को लेकर सामने आएंगी। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में कल अतिक्रमण हटाए जाने के मुद्दे पर 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई है। दोनों पक्षों की तरफ से पथराव, तोड़फोड़ हुआ। इसकी CCTV तस्वीरें सामने आई और ये जो बवाल है वो कोल्हापुर में विशालगढ़ किले में स्थित हजरत मलिक रेहान की दरगाह है और इसी के पास अतिक्रमण का ये मामला, अतिक्रमण हटाने को लेकर ही ये बवाल शुरू हुआ। हिंदू संगठनों का आरोप है दरगाह के आसपास अवैध निर्माण कराया जा रहा है। अवैध तरीके से यहाँ मीट का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इसी को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद छत्रपति संभाजी राजे विशालगढ़ किले पहुंचे और तभी ये पूरा हंगामा हो गया। तो कोल्हापुर में ये जो विवाद हुआ है, इस पूरे विवाद की कुछ और जानकारियां आपको बताते हैं। कोल्हापुर विवाद की टाइमलाइन मैं आपको बताने जा रही हूं। यहां विशालगढ़ का किला और विशालगढ़ के किले में 2 साल से ये विवाद चल रहा है। दरअसल यहां जो विशालगढ़ का किला है, इस किले में है हजरत मलिक रेहान की दरगाह और यहीं दरगाह के आसपास एक समुदाय अतिक्रमण कर रहा है। दरगाह के आसपास अवैध निर्माण कराने का आरोप जो है वो हिंदू संगठनों की तरफ से लगाया जा रहा है और इसी को लेकर बार बार ये मामला जो है वो गरमाता है और जब गरमाता है तो जाहिर सी बात है सियासी जो आग है वो और भड़कती है। मुसलमानों पर अवैध रूप से निर्माण करने का आरोप हिंदू संगठनों की तरफ से लगाया जा रहा है और ऐसे में अब तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरीके से ये कोल्हापुर में जो विशालगढ़ का किला है यहां पर हालात बिगड़े। ये कल की तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची हुई टीम और वहां पर 2 गुट एक तरीके से आमने सामने आ गए। पथराव हुआ है, कुछ लोग जख्मी हुए हैं, बाकायदा यहां पर आगजनी की कोशिश भी की गई है। देखिए कैसे तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियां आप देख पा रहे होंगे उल्टी हुई नजर आ रही हैं, पलटी हुई यहां पर नजर आ रही हैं। ये देखिए एक और गाड़ी यहां पर जो इन उपद्रवियों के निशाने पर आई है, किस तरीके से आगजनी की कोशिश भी की गई है, उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ कोल्हापुर में विशालगढ़ का जो किला है उसी किले में ये दरगाह और दरगाह के आसपास मुस्लिम जो लोग हैं वो अतिक्रमण कर रहे हैं, ये हिंदू संगठनों की तरफ से आरोप और इसी के बाद ये माहौल इतना बिगड़ गया। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं कृष्णा ठाकुर से ये कोल्हापुर में जो हालात बिगड़े, अभी तक का एक्शन क्या हुआ है, पहले उसका अपडेट दीजिए कृष्णा।
देखिए रोमाना, महाराष्ट्र का कोल्हापुर जिला है और कोल्हापुर जिले में विशालगढ़ किला है और इसी विशालगढ़ किले में कई सदियों पुराना हजरत रेहान मलिक बाबा का जो है वो दरगाह है और इसी दरगाह को लेकर जो हिंदू संगठन है वो कई सालों से आरोप लगा रहे हैं कि दरगाह के आसपास जो है वो अतिक्रमण किया जा रहा है। हिंदू संगठनों का ये आरोप है कि पहले ये दरगाह थी वो काफ़ी छोटी हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वैसे वैसे इस दरगाह को जो एक्सटेंड किया गया और अब हो ये गया है कि करीब 1000 वर्ग मीटर में ये पूरा दरगाह फैला हुआ है। साथ ही साथ हिंदू संगठनों का ये भी आरोप है कि दरगाह के आसपास जो एक धर्म विशेष समुदाय के लोग रहते हैं उनकी आबादी बढ़ती जा रही है और इस वजह से जो वहाँ पे मीट का कारोबार है, चाहे वो बलि प्रदान बकरी ईद के समय में ये देखा जाता है कि किस तरीके से वहाँ पे जो है कई पशुओं की बलि दी जाती है। तो इस मामले को लेकर भी जो हिंदू संगठन है वो कई साल से विरोध कर रहे हैं और जो इस पूरे किले के ऊपर जो दरगाह बनाया गया है और अतिक्रमण का काम है इसको रोकने के लिए हिंदू संगठन जो है 2 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं। हुआ ये कि दरअसल जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं छत्रपति संभाजी महाराज, उन्होंने 14 जुलाई का एक डेट निश्चय किया था। 14 जुलाई का एक डेट निश्चय किया था और सोशल मीडिया के जरिए ये मैसेज फैलाया गया कि जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाने के लिए 14 जुलाई के दिन छत्रपति संभाजी महाराज उस किले पे जाएंगे और अपने समर्थकों के साथ। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के अपने समर्थकों के साथ किले पे पहुंचने से पहले ही एक अन्य हिंदू संगठन के कई लोग वहां पे पहुंचते हैं और वहां पे दूसरे जो धर्म विशेष के लोग मतलब ये प्रशासन नहीं पहुंचा था, ये अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन नहीं पहुंचा था, ये आपस में गुटी पहुंच गए थे वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए। कृष्ण ठाकुर, रोमाना देखिए अतिक्रमण को लेके 2 साल से विवाद चल रहा है। ये मामला कोर्ट में भी है और लगातार चाहे वो छत्रपति संभाजी महाराज हो या वहाँ के स्थानिक लोग हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। और लेकिन जब सरकार नहीं काम कर रही है, वहाँ के जो स्थानिक प्रशासन है वो नहीं काम कर रहे हैं, तब लोगों ने कानून को अपने हाथों में लेते हुए। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए कृष्णा ठाकुर। तो ये गजब का मामला यहाँ पर सामने आ रहा है, अतिक्रमण हटाने के लिए खुद ही जो संगठन है वो पहुंच रहे हैं वहां पर, प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है क्या कोल्हापुर में? कि नेपाल पानी छोड़ दिया है, हो सकता भया इससे किया जाए। अगर कोई ऐसे स्थिति आती है, हम हर व्यवस्था के लिए हम तैयार हैं। सांप निकले घर के अंदर मरे हुए सारे। मेरा तो सारा नुकसान, मैंने कुछ नहीं, खाली एक्सरे कपड़े में आए निकल के, 3 बच्चे और मैं हूँ, मेरा कोई नहीं किसी से। आइए जरा मानसूनी आफत की बात कर लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र जहां मूसलाधार बारिश हो रही है, वहां कोंकण इलाके में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरा है और अब तक 7 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन ट्रेनें रद्द होने से रत्नागिरी स्टेशन पर भारी भीड़ जमा होती जा रही है। लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने है, कोंकण रेलवेज की ये तस्वीर आपके सामने। यहां मूसलाधार बारिश की वजह से कोंकण इलाके में ये भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से पहाड़ों का मलबा जो है वो रेलवे ट्रैक पर आकर गिरा। आप देख रहे हैं जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है, जेसीबी मशीन मौके पर मौजूद है, लेकिन अभी वक्त लगेगा और इसी वजह से 60 ट्रेनें अभी तक जो यहां कोंकण रेलवेज वाले रूट से गुजरती हैं उनको रद्द करना पड़ा है और इसी वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं मौके पर जेसीबी मशीन पहुंची हुई है। ये कोंकण रेलवे, वैसे तो भारत में अगर आप रेल से सफर करें तो फिर रेल से सफर करने वाली सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक इस कोंकण रेलवे के रूट को माना जाता है, लेकिन बारिश के मौसम में क्योंकि ये रूट दोनों तरफ से हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है, मलबा यहां आकर गिरा भूस्खलन की वजह से, जिसके बाद फिलहाल रेलवे ट्रैक बंद है, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। और आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं।
हम आगे आपको मध्य प्रदेश और साथ ही उत्तर प्रदेश का हाल भी दिखाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से दिव्यांकर हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल से नितिन को आप देख रहे हैं हमारे साथ, और फिलहाल हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो मुंबई आपको लेकर चलेंगे। राजेश त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं राजेश से ओवरऑल महाराष्ट्र को लेकर ये मानसून की मार जो इस बार पड़ रही है, और खासतौर से कोंकण रेलवे वाली जो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, किस तरीके से वहां पर भूस्खलन और फिलहाल रेल ट्रैक पर क्योंकि मलबा आ गया है तो रूट बाधित। अपडेट क्या मिल रहा है पूरा राजेश? जी रोमाना, अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है वो है कोंकण का रत्नागिरी रेलवे स्टेशन, जहां पर भारी यात्रियों की भीड़ इकट्ठा हो गई क्योंकि 7 एक्सप्रेस गाड़ियां रद्द की गई हैं। कल जब ये लैंडस्लाइड हुई थी तो पूरे रेलवे ट्रैक पे मलबा आ गया था और उसे साफ करने का काम किया जा रहा है। गनीमत ये थी कि जिस वक्त ये मलबा गिरा था उसी वक्त वहाँ से एक एक्सप्रेस ट्रेन गुजरने वाली थी, लेकिन फ़ौरन उसे पहले ही रोका गया और यात्री वहीं रास्ते में रुक गए रेलवे ट्रैक पर। उसके बाद लगातार जो वहाँ से ट्रेन गुजरने वाली थी कोंकण रेलवे की, उन्हें रद्द किया गया और करीब 7 ट्रेनों को रद्द किया गया और उन यात्रियों को जो ट्रेन में फंसे हुए थे उन्हें किसी भी तरह से रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पर लाया गया, जहां पर भारी भीड़ का जमावड़ा हो गया है। सबसे बड़ी दिक्कत रेलवे के सामने यही खड़ी हो रही है, प्रशासन के सामने, कि ये जो यात्री जिन्हें अपने गंतव्य तक, अपने स्थान तक जाना था इस रेलवे लाइन से, उनको पहुंचाया कैसे जाए, क्योंकि रेलवे पे जो मलबा गिरा हुआ है उसे हटाने का लगातार काम किया जा रहा है और अब ये कब तक अभी ठीक होगा, कब तक साफ होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन अभी इस पे कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन अभी दे भी नहीं पाएगा क्योंकि एक तो रुक रुक कर इस पूरे इलाके में बारिश हो रही है और इस वजह से वो भूस्खलन वाला खतरा अभी भी लगातार बना हुआ है और मलबा आया भी इतना ज्यादा है कि उसे हटाने में भी अभी काफी समय लगेगा। इस बीच मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। उत्तर प्रदेश जल प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के जिले इस वक्त कैसे बाढ़ से करा रहे हैं, उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। देखिए जरा, एक झलक देखिए आप इन तस्वीरों में। बहराइच की तस्वीर आपके सामने, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर, बस्ती, हरदोई, अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश की ये तमाम जिले जो बारिश की चपेट में हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। दिव्यांकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिव्यांकर, खासतौर से ये वाला जो इलाका है उत्तर प्रदेश का जो इस समय बाढ़ की चपेट में है, वो नेपाल जिस तरीके से वहां पर नदियों का पानी छोड़ा जा रहा है, उसी की वजह से संकट बढ़ा यहाँ यूपी में। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं संकट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी के जो खासकर अगर जिलों की बात करें तो अभी फिलहाल सिद्धार्थनगर में हमारी मौजूदगी है और जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर साफ तौर से निकल कर आ रही हैं कि लोगों को जो तकरीबन 2 किलोमीटर का जो रास्ता है जहाँ पर हमारी मौजूदगी है, इसको क्रॉस करने के लिए यहाँ पर स्टीमर चल रही हैं, बोट चल रही हैं, इनका सहारा लेना पड़ रहा है। तमाम सारे जो लोग हैं वो इसी के सहारे जो ये 2 किलोमीटर का जो रास्ता है इसे क्रॉस कर रहे हैं और ये जो 2 किलोमीटर का रास्ता बीच में बंद है, ये कहीं ना कहीं आगे जाके ये बस्ती और बोहनी की ओर जाने वाला रास्ता है। चूँकि जो पानी है वो इस जो पुल बन रहा था इसके ठीक बगल जो वैकल्पिक रास्ता बना हुआ था उस पर पानी जो है वो आ गया है और जिसके चलते ये पूरा रास्ता प्रभावित हुआ और बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं जो आसपास के इलाकों में एक झील या फिर मिनी समुंदर वाली जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये विधानसभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में आता है और सिद्धार्थनगर का ये पूरा एरिया है और जिसके बाद अगर बात करें तो तकरीबन जो इस इलाके में अगर बात करें तो 20 से 30 गांव जो हैं वो प्रभावित हुए हैं और तकरीबन 30 हज़ार से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस आपदा की चपेट में आए हैं और साफ तौर से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का जो सामना है वो इन लोगों को करना पड़ रहा है। अगर गाँव की बात करें तो टोला, नजरगढ़वा, खजूरिया, अकरहा, शिवभारी और पत्थरदहिया, इन तमाम जो ये गांव हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें लोगों को हो रही हैं और किस तरह से लोग जो हैं वो ये रास्ता क्रॉस करने के लिए जो बोट है उसका सहारा ले रहे हैं। कुछ लोग स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात कर लेंगे और क्या कुछ परेशानी हो रही है, किस तरह की दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है, कितने दिनों से ये लोग परेशान है। क्या नाम है आपका? संदीप अग्रवाल। कितने दिन से ऐसे ही परेशान है? ये लगभग 15 दिन से यहाँ लोग ज्यादा परेशान है जी। और किस तरह की दिक्कत हो रही है? खाना पीना कैसे हो रहा है? क्या खाना पीना के लिए कोई दिक्कत ही नहीं, प्रशासन कोई व्यवस्था है नहीं। खाई स्टीमर 3-4 दिनों से चल रहा है जी। किस तरह की दिक्कतें हो रही है? खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना कैसे हो रहा है साहब, ऐसे चल रहा है, घर में जो है वही खा रहे हैं। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो बहुत हो गया है। कितना नुकसान हो गया? खेती वालों को तो बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान पूरा बीज खत्म हो गया है जी। क्या राशन राशन बढ़ गया, गाँव में पानी अला हुआ है।
जी कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ सर, बहुत दिक्कत हो रही है, खाना पीना कैसे कर दिक्कत हो रहा है सर। बहुत महंगाई तो ये है कि आलू 50 रुपए किलो बिक रहा है, ये हाल है। आलू 50 रुपए किलो, हरी सब्जी 80 रुपए बिक रहा है। कितने दिन से बन रहा था जब वहाँ पे पानी? 1 साल हो गया बनते हुए। ठेकेदार इतना तेज बना रहा है, देखिए इसमें बाईपास भी नहीं लगाया कि बाईपास पे बम्बा लगा दे, पानी निकलता रहे, पूरा गाँव उड़ रहा है। हाँ, ये हाल है जी। पूरा बांध लगा हुआ है, पुलिया के बाजू में पानी रोका हुआ है। ये बताइए, आप लोग नेता लोग के पास गए नहीं कि कुछ मदद करें आप सबकी? नेता लोग आते ही नहीं, तो नेता लोग हम जीत गए, इलेक्शन खत्म हो गया उनका। इलेक्शन खत्म, इलेक्शन होगा तो पाएंगे नेताजी जी। कोई मतलब सुध लेने नहीं आया? राहत सामग्री पाल जी एक बार आए थे और राहत सामग्री उधर बांटे, इधर कोई नहीं आया। ये नाराजगी है ग्रामीणों की। बिल्कुल देखिए, एक तरफ तो मानसून की मार और दूसरी तरफ बदइंतजामी की मार जो लोग झेल रहे हैं, और उनका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश बाढ़ से देश के हिस्सों में तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। कई राज्य भारी बारिश और बाढ़ की मार झेलने को मजबूर है, और इस वक्त सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश बाढ़ का कहर झेल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सैलाब का सितम है। महाराष्ट्र का हाल भी देखिए, यहाँ भी भारी बारिश के बाद कई जिलों में हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत, असम आप जानते हैं कैसे पिछले कई दिनों से बाढ़ की चपेट में है। 20 लाख की आबादी असम में जो बाढ़ से प्रभावित हो गई है। और वहीं बिहार का हाल भी आपके सामने है, नदियां उफान पर है। कई जिलों में जो निचले इलाके हैं वो डूबे हुए बिहार में नजर आ रहे हैं। और आइए आगे बढ़ेंगे, अब आपको बिहार के ही मुजफ्फरपुर लेकर चलते हैं। हाहाकारी बाढ़ की तस्वीरें मुजफ्फरपुर से सामने आ रही हैं। बागमती नदी मुजफ्फरपुर में उफान पर, स्कूल कॉलेजों तक में पानी घुसा हुआ है। पूरा कैंपस देखिए, शिक्षण संस्थान का कैंपस है, पूरा कैंपस सैलाब में तब्दील हो चुका है। और ये कैसे नाव के जरिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, तस्वीरें आपके सामने। हो रही बरसात का असर बिहार की नदियों पर देखने को पड़ रहा है। यहाँ की सारी नदियां अब उफान पर आ रही हैं। लगातार नेपाल से पानी को छोड़े जाने की वजह से बिहार में नदियां का जल स्तर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुजफ्फरपुर में भी बागमती, गंडक और बूढ़ी गंडक अपने उफान पर है। इसके बाद मुजफ्फरपुर के गाय घाट, औराई, कटरा समेत शहर के भी कई इलाकों में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के प्रशासन ने भी एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, और जिसके बाद निचली इलाकों में रहने वाले लोगों में काफी दहशत का माहौल है, और वो लोग अब स्थिति इसी तरह अगर बनती रही तो पलायन को भी मजबूर हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर से एबीपी न्यूज के लिए अभिषेक कुमार। और अब मैं आपको बिहार के बेतिया ले चलती हूँ। यहाँ पर भी बाढ़ ने कहर बरपाया है। रेवैया गांव है, गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, झोपड़ियां डूबी हुई हैं, लोग भूखे प्यासे मदद के इंतजार में। करीब 500 परिवार बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं प्रशासन की तरफ से कोई मदद ही नहीं मिल रही। दरअसल नेपाल में लगातार हो रही बारिश का सीधा असर बिहार पर पड़ रहा है। पानी का दबाव ज्यादा होने की वजह से जो वाल्मीकि नगर बैराज है उससे लगातार पानी छोड़ना पड़ रहा है, और नतीजा ये गंडक नदी उफान पर। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक की रिपोर्ट। नेपाल में हो रही बारिश का सीधा असर बिहार पर पड़ रहा है। दबाव ज़्यादा है, इसलिए वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। उसी के कारण गंडक नदी उफान पर है, जलस्तर बढ़ रहा है, और उसी का नतीजा है कि बाढ़ का पानी जो है गांव में घुस रहा है। इस वक्त हम बेतिया के मधुबनी प्रखंड के रेवैया गांव में हैं। बाढ़ का पानी लगातार गांव में आ रहा है, झोपड़ियां डूब गई हैं, ग्रामीण बहुत परेशान हैं। यहाँ के मुखिया हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम विजय यादव है। मैं कब से ये स्थिति है? लगभग 10 दिनों से स्थिति बनी हुई है। मैं मधुबनी प्रखंड के चुरही पंचायत का मुखिया हूँ, और 10 दिनों से यहाँ के लोग पानी में डूबे हुए हैं। कई घर बह गए हैं, चूल्हा भी नहीं है, खाना खाने में भी इन लोगों को दिक्कत हो रही है। प्रशासन के द्वारा अब तक खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो अधिकारी आते नहीं है क्या इधर, चाहे सीओ हो, बीडीओ हो, डीएम हो? अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा 2 बार यहाँ इंक्वायरी किया गया है, लेकिन जब हम लोग राहत की बात करते हैं तो वह बोलते हैं कि जिलाधिकारी का कोई निर्देश नहीं है, जब निर्देश होगा तो उस हिसाब से आप लोगों को राहत दिया जाएगा। लगभग 500 परिवार यहाँ प्रभावित हैं, जिनको जो बाढ़ से पूरी तरह से पीड़ित हैं। देखिए, झोपड़ियाँ जो हैं वो पूरी तरह से डूब गई हैं, 500 परिवार प्रभावित हुए हैं, कोई मदद इन लोगों को नहीं मिल रहा है। बह गया है चूल्हा, खाने भी में सभी उजरमाद हैं व्यक्तियाँ। अच्छा, कोई भी प्रशासन यहाँ आया देख कर चला जाता है, कोई भी अधिकारी आता है वही बात करते हैं, जब कोई आगे से कोई आएगा तभी हम कहेंगे, तो कोई नहीं बोला है।
डूबे हुए घर में रहने को मजबूर है। हाँ, डूबे हुए घर में तो मजबूरी है रहना। बुड़ गई बा झोपड़िया। अच्छा, चूल्हा वगैरह सब बह गया? सब बह गया है। कुछ खाना पीना मिला कि नहीं? नहीं मिला है। नहीं मिला ना। भूखे प्यासे हैं? तो कोई मदद प्रशासन से नहीं मिल रहा है? कोनो नहीं मिला है अभी। बाढ़ से बेहाल बिहार के ये इलाके आप देख रहे थे। अब मैं आपको सीधे जरा मध्य प्रदेश लेकर चलती हूँ। हिंदुस्तान का दिल और राजधानी भोपाल में इस समय क्या तस्वीर है, जानने के लिए नितिन का रुख करते हैं और जानते हैं नितिन से कि वैसे तो बरसात के मौसम में मध्य प्रदेश और भोपाल खूबसूरती निखर कर सामने आती है, लेकिन इस बार बारिश से किस तरीके से बेहाल मध्य प्रदेश नजर आ रहा है नितिन? रोमाला जी, बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में रविवार को झमाझम बारिश हुई है। रविवार की देर रात तक बारिश हुई है और आज सोमवार का दिन है। सुबह 5 बजे तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई, भोपाल में भी हुई थी। लेकिन अभी बारिश भले ही थम गई थी, मगर बारिश का जो दौर है वापस शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 3 एक्टिव हैं, जो सिस्टम है वो 3 एक्टिव हुए हैं। टफ है, साइक्लोविन है, इस तरह से 3 जो सिस्टम है वो मौसम विभाग ने एक्टिव किए हैं और बताया है कि मध्य प्रदेश में 12 ज़िले ऐसे हैं जो बारिश को लेकर हाई अलर्ट पर हैं। मतलब कि भोपाल संभाग में तो बारिश का असर दिखाई देगा, लेकिन जिस तरह से होशंगाबाद है, इंदौर, उज्जैन है और शाजापुर है, इन तमाम जो बड़े शहर। ठीक है, नजर बनाकर रखेगा आप। जैसा ही अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फौरन लौट रहे हैं। आप जानते हैं देश के कई राज्य बाढ़ बारिश से बेहाल हैं और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया है। फोन पर बात कर हालात का जायजा लिया है। और ये 3 राज्य कौन से हैं? असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात। असम, यूपी, गुजरात के मुख्यमंत्रियों से गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बात की है। केंद्र सरकार की ओर से इन राज्यों के लिए हर प्रकार की मदद का आश्वासन दिया है। असम में जबरदस्त बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में लगातार हो रही जबरदस्त बारिश से जलस्तर बढ़ गया है नदियों का, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। गृह मंत्री ने हालात का जायजा लिया है, मुख्यमंत्रियों से बात की है।